जब लाखों सैनिक पहले विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, एक और दुश्मन चुपचाप फैल रहा था। ये ना तो बंदूक का इस्तेमाल करता था और ना ही बम का। यह इन्फ्लुएंजा का नया प्रकार था जो तेजी से फैला और दुनिया भर में लाखों की जान ले गया। इसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी स्पेन में शुरू हुई थी। युद्ध के दौरान कई देशों में खबरों पर कड़ा नियंत्रण थी। सरकारें नहीं चाहती थीं कि दुश्मन जाने उनके कई सैनिक और नागरिक बीमार हैं। स्पेन युद्ध में तटस्थ था, इसलिए वहां के अखबारों को इस महामारी के बारे में खुलकर रिपोर्ट करने की आजादी थी। चूंकि स्पेन से सबसे पहले खुली रिपोर्टें आईं, लोगों ने सोचा कि बीमारी वहीं से शुरू हुई थी। आज तक ये तय नहीं है कि वायरस सबसे पहले कहां आया था। सीडीसी के अनुसार इसकी शुरुआत का कोई पक्का स्रोत नहीं है। यह शुरुआती बड़े प्रकोपों में से एक था। मार्च 1918 में यह कैंप फनस्टन, कंसास, संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज किया गया था। यह एक सैन्य शिविर था जहां कई अमेरिकी सैनिक यूरोप भेजे जाने से पहले प्रशिक्षण ले रहे थे। सबसे पहले 100 से अधिक सैनिक बीमार पड़े थे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मामलों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ गई। लेकिन यह भी संभव है कि कहीं और पहले से ही कुछ मामले थे। 1918 से पहले फ्रांस और इंग्लैंड के सैन्य शिविरों में सांस की अजीब बीमारी की खबरें आई थीं। एक थ्योरी ये भी है कि इसका संबंध उत्तरी चीन में देखी गई एक सांस की बीमारी से हो सकता है। इन जगहों में असली स्रोत साबित करने के सबूत कम हैं। पक्का है कि युद्ध ने बीमारी फैलाने में मदद की। बैरकों, जहाजों, ट्रेनों, अस्पतालों और खाइयों में सैनिक भीड़ में रहते थे, जिससे एक संक्रमित जल्दी दूसरों में वायरस फैला देता। हर दिन हजारों सैनिकों और मजदूरों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना होता था, इसलिए वायरस भी उनके साथ साथ यात्रा करता था। बीमारी सैन्य शिविरों से शहरों और समुदायों तक पहुंच गई। 1918 के मध्य तक उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में मामले सामने आ चुके थे। इसकी वजह से कई दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी हो गई थी। कई परिवार एक साथ बीमार हुए, यहाँ तक कि युद्ध में सैनिक भी इन्फ्लुएंजा से कमजोर हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के अध्ययनों के अनुसार महामारी में आर्मी और नेवी का बड़ा हिस्सा बीमार हुए थे। सैनिकों की भीड़भाड़ और उनकी तेज आवाजाही ने इसे अलग अलग कैंपों और देशों में फैलाने में मदद की। इसे पहली लहर कहा जाता है। कई लोगों को बुखार, कमजोरी और बदन दर्द हुआ, लेकिन ज्यादातर कुछ दिनों में ठीक हो गए और अगली लहर के मुकाबले कम लोग मरे। इसलिए कई लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ फ्लू है। उन्हें नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद बीमारी लौटेगी। जब ये लौटी तो और तेजी से जान लेने लगी और रोकना मुश्किल हो गया। अगस्त 1918 में इन्फ्लुएंजा फिर लौटी, लेकिन दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक थी। ये लगभग एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन के पास के बंदरगाह, फ्रांस के ब्रेस्ट और सिएरा लियोन के फ्रीटाउन में महसूस की गई, क्योंकि इन जगहों से बहुत सारे जहाज, सैनिक और यात्री गुजरते थे। बीमारी बहुत तेजी से अलग अलग देशों में पहुंच गई। वायरस और भी तेजी से फैला, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की यात्रा लगातार जारी थी। 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हुआ, लेकिन महामारी खत्म नहीं हुई। लाखों सैनिक और युद्ध के कैदी अपने अपने देशों में लौट गए। कुछ लोगों में वायरस था, भले ही लक्षण न हो, इसलिए बीमारी शहरों, कस्बों और दूर दराज बस्तियों तक तेजी से फैल गई। सिर्फ बूढ़े और कमजोर लोग ही नहीं मर रहे थे। कई स्वस्थ युवा वयस्क, जिनमें सैनिक भी शामिल थे, गंभीर निमोनिया से पीड़ित हुए। कुछ मामलों में उनके फेफड़े तरल से भर जाते थे, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। उस समय फ्लू का कोई टीका नहीं था और न ही कोई आधुनिक एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज कर सके। इसी वजह से अस्पताल जल्दी भर गए। डॉक्टर, नर्स, बिस्तर, दवाइयां, यहाँ तक कि मरने वालों को दफनाने वाले लोग भी कम पड़ गए। कुछ जगहों पर रोज अंतिम संस्कार होते थे। कई परिवारों में सभी बीमार हो गए, जिससे देखभाल के लिए कोई स्वस्थ नहीं बचा। कई स्कूल, चर्च, सिनेमा और भीड़-भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया गया। कुछ शहरों में बड़े जमावड़े पर भी पाबंदी लगा दी गई। लोगों को यह भी सलाह दी गई कि वे भीड़ से दूर रहें, खांसते समय मुंह ढकें और बीमार होने पर घर पर ही रहें। सैन फ्रांसिस्को में सार्वजनिक जगहों पर गॉज मास्क पहनना जरूरी हो गया, लेकिन ये अकेला काफी नहीं था। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे और उस समय पतले मास्क सीमित सुरक्षा देते थे।
फिर भी अध्ययनों के अनुसार वे जगहें जहां सार्वजनिक स्थानों को जल्दी बंद किया गया, बड़े जमावड़ों पर रोक लगाई गई, बीमार लोगों को अलग किया गया और मेलजोल कम किया गया, इन सभी उपायों को एक साथ लागू करने से ज्यादा असरदार नतीजे मिले। इससे संक्रमण में थोड़ी कमी आई। इसके बावजूद जानकारी की कमी भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। कई सरकारें खबरों को नियंत्रित करने की आदी थीं। कुछ जगहों पर जनता को तुरंत नहीं बताया गया कि बीमारी कितनी गंभीर है, इसलिए कई लोग लगातार काम पर जाते, भीड़ भाड़ वाले वाहनों में सफर करते और बड़े आयोजनों में शामिल होते रहे, जबकि इन्फ्लुएंजा तेजी से फैल रहा था। 1918 के पतझड़ के आते आते ये महामारी का सबसे खतरनाक हिस्सा बन गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी समय सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। पूरी दुनिया में अनुमान है कि पूरी महामारी के दौरान लगभग 1/3 आबादी संक्रमित हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बावजूद वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सर्दियों तक दूसरी लहर कमजोर हुई, पर 1919 में इन्फ्लुएंजा दोबारा आया। ये अब कई जगहों पर दूसरी लहर जितना घातक नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बीमार पड़े और मारे गए। दूसरी लहर ने दिखा दिया कि जब बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते हैं, समुदाय भीड़भाड़ वाले होते हैं, जानकारी की कमी होती है और पर्याप्त दवा या सुरक्षा नहीं होती, तो कोई बीमारी कितनी तेजी से फैल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ ये नहीं था कि इन्फ्लुएंजा कैसे फैला, इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये था कि इसने आम फ्लू से ज्यादा लोगों को क्यों मारा। पहली लहर में कुछ लोग बीमार हुए लेकिन बच गए। जब ज्यादा घातक दूसरी लहर आई तो उनमें से कई को गंभीर बीमारी नहीं हुई। इसका मतलब है कि उनके शरीर ने वायरस के खिलाफ शायद सुरक्षा विकसित कर ली थी, जैसा अमेरिका के कुछ सैन्य शिविरों में देखा गया। पहली लहर में जो सैनिक पहले संक्रमित थे, उनमें बीमारी और मृत्यु की दर उन सैनिकों से कम थी जो पहले संक्रमित नहीं हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी सुरक्षित हैं। कुछ लोग फिर से संक्रमित हुए, लेकिन उनके लिए गंभीर निमोनिया या मृत्यु होने की संभावना कम थी। महामारी की कई कहानियां अमेरिका और यूरोप से आईं, पर दुनिया के अन्य हिस्सों में हालात और भी खराब थे। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक भारत था। सितंबर 1918 में एक और भी खतरनाक लहर बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, में आई। वहां से यह बहुत तेजी से ट्रेनों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। जनसंख्या बहुत घनी थी, बहुत से लोग भूख और गरीबी के कारण कमजोर थे और डॉक्टरों और अस्पतालों की भी कमी थी। अनुमान है कि भारत में 10 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। कुछ अध्ययनों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 16 से 17 मिलियन तक पहुंच गई। इसलिए भारत को सबसे ज्यादा मौतों वाला देश माना जाता है। भारत से वायरस बारंगाए जहाजों से भी फैला। इस तरह सैनिकों और मजदूरों ने, जो अपने अपने शहरों को लौट रहे थे, वायरस फैला दिया। जब वे यात्रा कर रहे थे, बीमारी बंदरगाहों से अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों तक फैल गई। कई जगहों पर स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर थी, दवाइयां, खाना, डॉक्टर कम थे और मरने वालों की सही गिनती का तरीका भी नहीं था। इसी वजह से असली पीड़ितों की संख्या दर्ज की गई संख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है। आम फ्लू के विपरीत इस महामारी में कई पूरी तरह स्वस्थ और जवान वयस्क भी मारे गए। आमतौर पर इन्फ्लुएंजा से छोटे बच्चे व बुजुर्ग अधिक खतरे में रहते हैं, लेकिन 1918 में 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। इन्फ्लुएंजा से मरने वालों में से लगभग आधे युवा वयस्क थे। अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। एक कारण ये हो सकता है कि उनकी इम्यून प्रतिक्रिया बहुत मजबूत थी। सिर्फ वायरस को ही नष्ट करने के बजाय शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया ने शायद उनके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। इन्फ्लुएंजा के बाद कई लोगों को बैक्टीरियल निमोनिया हुआ। उस समय एंटीबायोटिक्स नहीं थे, इसलिए ऐसी संक्रमण का इलाज करना बहुत मुश्किल था। इसका परिवारों और समुदायों पर बड़ा असर पड़ा। कई माता-पिता, मजदूर, सैनिक और वे लोग जिनसे उम्मीद थी कि वे अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और उन्हें खाना देंगे, उनकी मौत हो गई। मजदूरों और किसानों के साथ कारोबार, रेलवे, सरकारी दफ्तर भी प्रभावित हुए। कई बच्चे अनाथ हुए। कई परिवारों ने एक साथ कई सदस्य खो दिए। ये सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं था, ये रोजगार, भोजन, परिवहन और आजीविका की भी एक बड़ी समस्या थी। और जैसे जैसे इन्फ्लुएंजा एशिया और अफ्रीका में फैलता गया, इसकी एक अनोखी खासियत सामने आने लगी। यह सिर्फ कमजोर लोगों को ही नहीं चुनता था, यहाँ तक कि जवान, मजबूत और स्वस्थ लोग भी
कुछ ही दिनों में मर सकते थे। 1990 के शुरुआती दौर में इन्फ्लुएंजा का सबसे भयानक फैलाव कमजोर पड़ने लगा था। महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तीसरी लहर में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में फिर से मामले बढ़े। ये दूसरी लहर जितनी तेज और घातक नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बीमार पड़े और मारे गए। कुछ जगहों पर 1920 में मामलों में एक और बढ़ोतरी देखी गई। कुछ इतिहासकार इसे चौथी लहर कहते हैं, लेकिन आज तक इस बात पर बहस जारी है कि क्या ये वास्तव में उसी महामारी का हिस्सा था या मौसमी फ्लू का एक नया प्रसार था। इस समय के दौरान मरने वाले बच्चों में से एक थी रोसालिया लोम्बार्डो, जो पालर्मो, इटली से थी। वह दिसंबर 1920 में केवल 2 साल की उम्र में मर गई थी। अपने पिता के गहरे दुख के कारण उन्होंने बच्ची के शरीर को संरक्षित करवाया। आज भी रोसालिया को पैलेर्मो के कैपुचिन कैटाकॉम्स में देखा जा सकता है। वो यूं लगती है मानो सो रही हो, इसलिए उन्हें यूरोप के सुंदरतम संरक्षित शवों में गिना जाता है। पर सबसे अहम सवाल का जवाब अब भी बाकी है। आखिर वो कौन सा वायरस था जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान ली? वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसका कारण इन्फ्लुएंजा ए का एक वायरस था, जिसे H1N1 कहा जाता है। H और N वायरस की सतह पर 2 हिस्से होते हैं। ये हिस्से वायरस को कोशिकाओं में घुसने और फैलने में मदद करते हैं। आगे के अध्ययनों के अनुसार इसमें उन इन्फ्लुएंजा वायरस से काफी समानता है जो पक्षियों से आते हैं। संभव है कि यह एक पक्षी जनित वायरस से विकसित हुआ हो, जो बदलते बदलते इंसानों को संक्रमित करने लगा। अभी ये तय नहीं है कि ये सबसे पहले किस जानवर से या इंसान में कहां फैला। पहले माना गया था कि यह सूअर से आया हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जब वायरस के जेनेटिक कोड का पुनर्निर्माण किया तो पाया कि इसके जीन पक्षी इन्फ्लुएंजा से ज्यादा मिलते हैं। 2005 में शोधकर्ताओं ने पुराने पीड़ितों से प्राप्त जेनेटिक सामग्री का उपयोग करके वायरस को सफलतापूर्वक फिर से बनाया। ये एक कड़ी सुरक्षा वाली प्रयोगशाला में किया गया ताकि समझा जा सके कि ये इतना घातक क्यों था। उन्होंने पाया कि यह वायरस श्वसन तंत्र में बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यह सिर्फ नाक और गले में ही नहीं रुकता, ये फेफड़ों में जाकर सांस की जरूरी कोशिकाएं नष्ट कर सकता है। लेकिन कई मौतों का कारण सिर्फ वायरस नहीं था। कई मामलों में सबसे पहले इन्फ्लुएंजा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जब फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो बैक्टीरिया आसानी से अंदर घुस जाते हैं और इससे बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है। यही मुख्य कारणों में से एक है कि इतनी ज्यादा मौतें हुईं। 1918 में अभी आधुनिक एंटीबायोटिक्स नहीं थे। डॉक्टरों को फेफड़ों में संक्रमण पता था, लेकिन इलाज की प्रभावी दवा नहीं थी। कई मरीजों को अचानक बुखार, खांसी और सांस में दिक्कत हो रही थी। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन की कमी से उनका चेहरा नीला या काला हो जाता था। कुछ लोग तेज इम्यून प्रतिक्रिया के कारण भी मर गए। इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाता है, लेकिन कुछ में इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज हो जाती है। वायरस को ही नष्ट करने के बजाय इसने मरीज के अपने फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। यही एक संभावित कारण है कि कई स्वस्थ युवा वयस्क भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। युवा वयस्कों का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन जब इसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये फेफड़ों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। चीन में कुछ स्थानीय सरकारों ने पारंपरिक इलाज अपनाया। कुछ घरों में चूने के पानी का छिड़काव और पौधे जलाए गए, क्योंकि माना जाता है कि ये हवा शुद्ध करते हैं। कुछ लोगों को मूंग दाल का सूप पीने और मिश्री लेने की सलाह दी गई, पर इनसे इन्फ्लुएंजा रोकने या ठीक करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक थ्योरी है कि चीन के कुछ हिस्सों में मृत्यु दर कम रही, क्योंकि शायद वहां के लोग पहले ऐसे वायरस का सामना कर चुके थे। संभव है उनमें थोड़ी इम्यूनिटी आ गई हो, लेकिन यह साबित नहीं है, इसलिए इसे असली वजह नहीं मान सकते। आखिरकार ये साफ हो गया कि 1918 का इन्फ्लुएंजा क्यों अलग था। यह तेजी से फैलता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर बैक्टीरियल निमोनिया का कारण बन सकता है। कुछ लोगों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बीमारी को गंभीर बना देती है, इसलिए यह सिर्फ साधारण फ्लू नहीं था। यह एक ऐसा वायरस है जो एक मजबूत और स्वस्थ बच्चे या व्यक्ति को भी कुछ ही दिनों में गिरा सकता है। लेकिन स्पेनिश फ्लू वास्तव में अपने शिकारों को कैसे मारता है? हजारों ऑटोप्सी रिकॉर्ड के विश्लेषण के अनुसार अधिकांश मौतें केवल इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण नहीं हुई थीं। सबसे पहले
वायरस श्वसन मार्ग पर हमला करता है और फेफड़ों के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। गंभीर नुकसान होने पर नाक और गले के बैक्टीरिया आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया गंभीर बैक्टीरियल निमोनिया का कारण बनते हैं। फेफड़े मवाद और तरल से भरने से ऊतक नष्ट होते हैं और मरीज को सांस लेने में ज्यादा कठिनाई होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि महामारी के दौरान अधिकांश मौतों का मुख्य कारण सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया था। यह बड़ी समस्या थी क्योंकि तब एंटीबायोटिक्स नहीं थे। डॉक्टर जानते थे मरीज को बैक्टीरियल संक्रमण है, लेकिन बैक्टीरिया मारने की प्रभावी दवा नहीं थी। एक छोटा सा समूह भी था पीड़ितों का, जिन्हें वायरस के कारण ही फेफड़ों में तेज और गंभीर नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी रक्तवाहिनियों से तरल पदार्थ फेफड़ों में चला जाता है। धीरे धीरे फेफड़ों का वह हिस्सा भर जाता है जिसमें हवा होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज का चेहरा नीला या धूसर पड़ जाता है। उन्हें लगता है वे डूब रहे हैं क्योंकि तरल उनके शरीर के अंदर से ही आता है। इससे कुछ मरीजों की हालत अचानक बिगड़ जाती है। सुबह वे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। स्पेनिश फ्लू की खास बात थी कि इसमें कई युवा वयस्कों की मौत हुई, जबकि आमतौर पर फ्लू छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन 1918 में 15 से 34 साल की उम्र के लोगों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। एक सिद्धांत है कि कुछ बुजुर्ग ज्यादा सुरक्षित थे क्योंकि वे 19वीं सदी के पुराने इन्फ्लुएंजा वायरस से मिल चुके थे। शायद उनके पास थोड़ी प्रतिरक्षा थी जिससे नए वायरस के खिलाफ कुछ मदद मिली, लेकिन ये गंभीरता रोकने के लिए काफी नहीं थी। यही वजह है कि कुछ स्वस्थ युवा वयस्कों की मौत हो गई। एक और संभावित कारण, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। साइटोकाइंस छोटे संकेत हैं जिन्हें प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की दूसरी रक्षा प्रणाली को बुलाने में इस्तेमाल करता है। संक्रमण होने पर वे सूजन शुरू करते हैं ताकि वायरस से लड़ सकें, लेकिन कुछ मरीजों में प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा हो जाती है और शरीर बहुत अधिक प्रतिरक्षा संकेत छोड़ता है। इसी कारण यह बिगड़ता है और फेफड़ों को नुकसान होता है। मरीज की तेज इम्यून प्रतिक्रिया जो उसे बचाने के लिए होती है, उल्टा उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। संभवतः यही वजह है कि कई मजबूत और स्वस्थ लोग भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। हालांकि आधुनिक शोध के अनुसार इसे पूरी व्याख्या नहीं कहा जा सकता। मौतों का एक बड़ा हिस्सा बैक्टीरियल निमोनिया से हुआ था। महामारी के बाद शोधकर्ताओं ने सभी मृतकों की गिनती की कोशिश की, लेकिन कई रिकॉर्ड अधूरे और अव्यवस्थित थे। कुछ जगहों पर डॉक्टर नहीं थे। कुछ मौतों के रिकॉर्ड में केवल निमोनिया लिखा था, जबकि शुरुआती कारण इन्फ्लुएंजा था। गरीब और दूर-दराज की बस्तियों में भी कई मौतें दर्ज ही नहीं हो पाईं। इसी वजह से अनुमान भी अलग-अलग रहे। पहले के अध्ययनों ने 20 मिलियन से अधिक मौतों का आंकड़ा दिया था। बाद में कुछ शोधकर्ताओं ने इसे 50 मिलियन से 100 मिलियन के बीच बताया। वर्तमान में सीडीसी आमतौर पर कम से कम 50 मिलियन का अनुमान इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया में लगभग 500 मिलियन या उस समय की लगभग 1/3 आबादी संक्रमित हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 50 मिलियन लोग ही मरे थे। असली संख्या इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। इसे जानना नामुमकिन है क्योंकि उस समय कई देशों के पास पूरी मृत्यु रिकॉर्ड नहीं थे। लेकिन यहाँ तक कि सबसे सतर्क अनुमान भी दिखाता है कि इसने पहले विश्व युद्ध में मारे गए सभी सैनिकों से ज्यादा लोगों की जान ली थी। सिर्फ सीधे संक्रमित लोग ही नहीं, कई गर्भवती महिलाओं को भी गंभीर इन्फ्लुएंजा हुआ। कुछ की मौत हो गई, कुछ का गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी हो गई। कई नवजात अपना पहला दिन भी नहीं देख सके। इसलिए स्पेनिश फ्लू की असली तबाही सिर्फ मरने वालों की संख्या में ही नहीं दिखती। इसमें अनाथ बच्चे, अपने देखभाल करने वाले को खो चुके परिवार और सुरक्षित जन्म न ले सकने वाले शिशु शामिल हैं। सिर्फ थोड़े ही समय में एक बेहद छोटा सा वायरस ये दिखा गया कि वो न सिर्फ इंसान के फेफड़ों को बल्कि पूरे परिवार और एक समुदाय के भविष्य को भी तबाह कर सकता है। स्पेनिश फ्लू का शिकार सिर्फ वे लोग नहीं हुए जो बीमार पड़े। इसका बड़ा असर गर्भवती महिलाओं और उन शिशुओं पर भी पड़ा जो अभी जन्मे नहीं थे। एक अध्ययन में पाया गया कि 1919 के वसंत में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 15% कम थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के डेटा पर आधारित है। ये गिरावट सबसे गंभीर लहर के लगभग 6 महीने बाद हुई। इसका मतलब है कि महामारी के चरम के दौरान कई गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो गया होगा।
खासकर उनकी गर्भावस्था के शुरुआती चरण में। एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लुएंजा से पीड़ित 1000 से अधिक गर्भवती महिलाओं में 1/4 से अधिक का गर्भपात हुआ। तब मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरे नहीं थे, इसलिए सही संख्या पता करना मुश्किल था। एक बड़ी गिरावट के बाद 1919 के अंत और 1990 की शुरुआत में जन्म लेने वालों की संख्या फिर से बढ़ गई। इससे स्पष्ट हुआ कि महामारी ने लोगों की संतान पैदा करने की क्षमता पर स्थायी असर नहीं डाला और समुदाय धीरे धीरे फिर से संभलने लगे। व्यवसाय और स्कूल फिर से खुले, बचे लोग काम पर लौटे। परिवारों ने युद्ध और महामारी के बाद जिंदगी संवारने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ उसने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या इतनी बड़ी महामारी फिर से हो सकती है? हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार बदलता रहता है। ये जानवरों से इंसानों में आ सकता है, इंसानों में फैल सकता है और इसकी एक नई किस्म उभर सकती है, जिसके खिलाफ ज्यादातर लोगों में बहुत कम या बिल्कुल भी प्रतिरक्षा नहीं होती। आज की दुनिया 1918 से अधिक तैयार है। अब हमारे पास टीके, एंटीवायरल दवाएं, कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों के लिए एंटीबायोटिक्स, आधुनिक अस्पताल, तेज लैब परीक्षण और नए वायरसों की निगरानी के लिए वैश्विक प्रणाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी महामारी नामुमकिन है। नए वायरस के आने पर शायद सही टीका ना मिले। पहले इसका अध्ययन कर उपयुक्त वैक्सीन बनानी होगी। ये भी हो सकता है कि जब कई लोग एक साथ बीमार हों, तो दवाइयां, अस्पताल के बिस्तर, डॉक्टर और नर्सें कम पड़ जाएं। एक और समस्या है, बीमारी का एहसास होने से पहले व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है। वैक्सीन और दवा आने तक संक्रमण रोकने के लिए साधारण उपाय जरूरी हैं। इसमें भीड़ भाड़ से बचना, अच्छी वेंटिलेशन रखना, जरूरत पड़ने पर सही मास्क पहनना और घर पर रहना शामिल है। जब कोई बीमार हो तो उसे और संक्रमित लोगों को जल्दी से अलग करना चाहिए। जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तो तेज और व्यापक टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। यही स्पेनिश फ्लू का सबसे बड़ा सबक है। ये काफी नहीं है कि हम अस्पतालों के भरने और मौतों के बढ़ने का इंतजार करें, उससे पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को तुरंत सच बताना चाहिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करनी चाहिए और उन आम लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें घर पर रहना जरूरी है। 1918 में लगभग 1/3 पूरी दुनिया संक्रमित हो गई थी और अनुमानित 50 मिलियन से कम नहीं लोग मारे गए थे। उनके पास फ्लू वैक्सीन, एंटीवायरल दवा या आधुनिक एंटीबायोटिक्स नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ नई तकनीक से नहीं आती है, ये तेज कार्रवाई, सही जानकारी और लोगों की एकजुटता से भी आती है। क्योंकि एक वायरस आंखों से देखने के लिए बहुत छोटा होता है। अगर इसे कम करके आंका जाए, छिपाया जाए या देर से रोका जाए, तो ये पूरी दुनिया की जिंदगी बदल सकता है।